गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप। मुझे ऐसा है कि आप सभी अच्छे होंगे और अपने घर पर ही होंगे। तो चलिए आज हम 24 जुलाई को बनने वाले हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चनों को देख लेते हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने ताजपोशी करते हुए पार्टी कार्यकर्ताओं को किस चीज़ का आह्वान किया? तो ये आह्वान किया गया वृक्षारोपण का। पूर्व कृषि मंत्री रहे ओम प्रकाश धनखड़ ने रोहतक में 13वें प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर यह पदभार संभाला है। ताजपोशी करते ही नवनियुक्त भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने अपने कार्यकर्ताओं से वृक्षारोपण करने का आह्वान किया है। यह वृक्षारोपण रक्षाबंधन से लेकर 15 अगस्त तक किया जाएगा। वृक्षारोपण की कमान पूर्व विधायक पवन सैनी को सौंपी गई है। प्रदेश के पहले प्लाज्मा बैंक का शुभारंभ किनके द्वारा किया गया है? देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ थोड़ी क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे इस क्वेश्चन में थोड़ा डाउट है। यहाँ पर जो ये पहला लिखा हुआ है, यहाँ पे ये शायद दूसरा बैंक भी हरियाणा का हो सकता है, क्योंकि मैंने इंटरनेट पर काफ़ी जगह से सर्च किया है। तो कहीं पर यहाँ पर पहले दिखाया गया है, तो कहीं पर ये दूसरा दिखाया गया है। तो इसके बारे में मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ताकि आपको भी इसका जो कन्फ्यूज़न है वो ना रहे। यहाँ पर ये देखिए, दैनिक भास्कर की एक न्यूज़ में बताया गया है कि प्रदेश का पहला प्लाज्मा बैंक रोहतक पीजीआई में मंत्री अनिल विज के द्वारा इसका शुभारंभ किया गया है। तो यहाँ पर बताया गया है प्रदेश का पहला प्लाज्मा बैंक। और दैनिक भास्कर की एक दूसरी न्यूज़ में यहाँ पर आप देख सकते हैं 500 यूनिट प्लाज्मा 1 साल के लिए स्टोर कर सकेंगे। तो ये भी रोहतक वाले जो प्लाज्मा बैंक है, इसी के बारे में बात की गई है। तो यहाँ पर आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पर दिया है कोरोना के पीजीआई रोहतक में प्रदेश के दूसरे प्लाज्मा बैंक का आज अनिल विज के द्वारा उद्घाटन किया गया है। तो यहाँ पर दूसरा प्लाज्मा बैंक बताया गया है। तो यहाँ पर थोड़ा कन्फ्यूज़न है कि ये पहला प्लाज्मा बैंक है या नहीं है। हालांकि मैंने थोड़ा सर्च किया तो जो पहला प्लाज्मा बैंक है वो काफ़ी जगह पर फरीदाबाद में बताया गया है कि पहला प्लाज्मा बैंक हरियाणा का फरीदाबाद में बन चुका है। अब जो ये रोहतक में बनाया गया है, ये शायद दूसरा प्लाज्मा बैंक हो सकता है, लेकिन इस बारे में मैं आपको कंफर्म नहीं बोल सकता हूँ। तो इस बारे में आप खुद थोड़ा सर्च कर लीजिए इंटरनेट पर और देख लीजिए कि इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो सकता है, ये पहला प्लाज्मा बैंक है या फिर दूसरा प्लाज्मा बैंक है। तो फ़िलहाल जब तक इसका कंफर्म नहीं होता है, हम इसे पहला प्लाज्मा बैंक ही लगाकर चलते हैं और देख लेते हैं कि पहले प्लाज्मा बैंक का शुभारंभ किनके द्वारा किया गया। तो ये तो आपने देख ही लिया है, ये किया गया है गृह मंत्री अनिल विज के द्वारा। गृह मंत्री अनिल विज ने अम्बाला से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रदेश के पहले प्लाज्मा बैंक का शुभारंभ किया है। रोहतक में शुरू किए गए प्रदेश के पहले प्लाज्मा बैंक के पहले डोनेट करने वाले डोनर से अनिल विज ने खुद बातचीत की है और उनका धन्यवाद भी दिया है। इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने बताया है कि कोई भी व्यक्ति जो कोरोना की बीमारी से ठीक हो चुका है और स्वस्थ है, वह 14 दिन के बाद अपना प्लाज्मा डोनेट करवा सकता है। उन्होंने सभी लोगों से इसके लिए अपील भी की है। अनिल विज ने बताया है कि एक आदमी के प्लाज्मा डोनेट करने से 2 रोगियों को ठीक किया जा सकता है। यह एक स्टैंड थेरेपी है। जल्द ही प्रदेश में और भी प्लाज्मा बैंक बनाए जाएंगे। प्रदेश के पहले प्लाज्मा बैंक में कितने यूनिट तक प्लाज्मा स्टोर किया जा सकता है? तो ये किया जा सकता है 500 यूनिट तक का प्लाज्मा। प्रदेश में बने जा रहे पहले प्लाज्मा बैंक में फ़िलहाल 500 यूनिट तक का प्लाज्मा 1 साल तक के लिए स्टोर किया जा सकता है। दान में मिलने वाले प्लाज्मा को सुरक्षित रखने के लिए डीप फ्रीजर में -40 डिग्री तक रिजर्व किया जाएगा। पीजीआई रोहतक में 10 मरीजों को प्लाज्मा थेरेपी दी जा चुकी है। उनमें से 2 मरीज ठीक हो चुके हैं। प्लाज्मा को एकत्रित करने के लिए सबसे पहले प्लाज्मा दान करने वाले के शरीर से ब्लड निकाला जाता है। उसके बाद सेल सेपरेटर मशीन से प्लाज्मा को अलग कर लिया जाता है। 200 ml के बैग में प्लाज्मा एकत्रित करने के बाद ब्लड वापस व्यक्ति के शरीर में चढ़ाया जा सकता है। जिस व्यक्ति के शरीर से प्लाज्मा लिया जाता है, वह व्यक्ति 15 दिन के बाद दोबारा से प्लाज्मा दान कर सकता है। इससे उस व्यक्ति के शरीर पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। एक मरीज़ में पहली बार 200 ml प्लाज्मा चढ़ाया जाता है और जब मरीज़ रिकवर हो जाता है तो उसके बाद एक बार फिर से 200 ml प्लाज्मा चढ़ाया जाता है। रोहतक पीजीआई में उद्घाटन के बाद 10 लोग प्लाज्मा डोनेट कर चुके हैं। मुख्यमंत्री अनिल विज के द्वारा
प्लाज्मा बैंक का उद्घाटन करते समय किन पुस्तकों का विमोचन किया गया? तो इस समय किया गया हॉस्पिटल इन्फेक्शंस कंट्रोल मैनुअल्स फॉर कोविड-19 और हॉस्पिटल मैनुअल पुस्तक, 2 पुस्तकों का इस समय विमोचन भी किया गया है। मुख्यमंत्री अनिल विज ने कहा है कि कोरोना को लेकर डॉक्यूमेंट्स के लिए एक कमेटी बनाई गई है जिसमें मेडिकल कॉलेज के लोग और स्वास्थ्य विभाग के लोग कोरोना महामारी का पूरा इतिहास लिखेंगे। यह महामारी कैसे शुरू हुई और इसमें क्या दिक्कतें आई और इससे बचने और इसे रोकने के लिए कौन कौन से तरीके अपनाए गए, इन सभी बातों को इस पुस्तक में भविष्य के लिए लिखा जाएगा ताकि कभी दोबारा से यह बीमारी आए तो इसका इलाज किया जा सके। किसानों को बीमा न करवाने के लिए घोषणा पत्र कब तक देना होगा? तो ये घोषणा पत्र देना होगा 24 जुलाई तक। जिन किसानों के पास किसान क्रेडिट कार्ड है उनका किसान बीमा स्वतः ही हो जाता है, लेकिन अब किसानों को बीमा न करवाने के लिए संबंधित बैंक मैनेजर को घोषणा पत्र 24 जुलाई तक लिखित में देना होगा। इस प्रकार हरियाणा में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत फसलों का बीमा करवाना अब पूरी तरह से किसानों की इच्छा पर निर्भर हो जाएगा। जिन किसानों ने बैंक के माध्यम से फसली ऋण लिया हुआ है और वह इस स्कीम में शामिल नहीं होना चाहते हैं तो उन्हें सिर्फ यह एक घोषणा पत्र देना होगा। केंद्र सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कब से चलाई जा रही है? तो ये चलाई जा रही है, यह बीमा 2016 और 2017 से चलाई जा रही है। राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की अधिसूचना खरीफ 2020 से रबी 2022-23 कर दी है। हरियाणा सरकार के द्वारा मछली पालन पर कितने प्रतिशत की सब्सिडी दी जाएगी? तो ये दी जाएगी 40 से 60% की सब्सिडी। अब मछली पालन का रोजगार करने पर हरियाणा सरकार के द्वारा सामान्य वर्ग के व्यक्तियों को 40% और महिला और अनुसूचित जाति वर्ग के व्यक्तियों को 60% की सब्सिडी दी जाएगी। मछली पालन में आई आधुनिक तकनीक रिसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम के माध्यम से 30 से 35 टन मछली की पैदावार करके एक बेहतर आय अर्जित की जा सकती है। अगले क्वेश्चन पे चलने से पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो अभी के अभी इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। और दोस्तों अगर आप पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, तभी आपको आने वाली हमारी जो लेटेस्ट वीडियो हैं वो सबसे पहले मिल सकेंगी। तो चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। नगर निगम हिसार का फ्यूचर डेवलपमेंट प्लान किस चीज़ पर आधारित होगा? तो ये आधारित होगा GIS पर। GIS मतलब ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। आने वाले समय में सभी चीज़ें GIS से जुड़ने जा रही हैं ताकि हर विभाग की भूमि के उपयोग के आधार पर बनी सभी आधारभूत संरचनाओं की लोकेशन की जानकारी ऑनलाइन हो सके। यह डाटा गलत होने पर भविष्य में विकास कार्य बाधित हो सकता है। हरियाणा के राजकीय स्कूलों में किसकी जांच के लिए लैब स्थापित की जाएंगी? तो ये की जाएंगी मिट्टी की जांच के लिए। हरियाणा के राजकीय स्कूलों में मिट्टी की जांच के लिए मिनी सोयल टेस्टिंग लैब स्थापित की जाएंगी। राजकीय स्कूलों में निम्न शर्तें पूरी होने पर यह लैब स्थापित की जाएंगी। पहली शर्त है 11वीं कक्षा में विज्ञान के विद्यार्थियों की संख्या ज़्यादा होनी चाहिए। स्कूल में PGT फिजिक्स केमिस्ट्री या फिर TGT साइंस कार्यरत हो। स्कूल में फिजिक्स केमिस्ट्री या ऐसा कोई कमरा होना चाहिए जहां यह लैब स्थापित की जा सके। इसके बाद है हरियाणा में चीनी को किन आउटलेट्स पर बेचा जाएगा? तो ये बेचा जाएगा वीटा व हैफर्ड पर। सरकारी चीनी मिलों में तैयार होने वाली चीनी को अब थोक के साथ साथ रिटेल पैकिंग के साथ भी बेचा जाएगा। अब वीटा व हैफर्ड अपने दोनों आउटलेट्स पर अपने उत्पादों के साथ चीनी की भी बिक्री करेंगे। इन आउटलेट्स पर 1 किलो और 5 किलो के चीनी के पैकेट्स अवेलेबल होंगे। यह स्कीम सरकारी चीनी मिलों को घाटे से उबारने के लिए शुरू की जा रही है। हरियाणा में कुल 14 चीनी मिलें हैं जिनमें से 10 सहकारी विभाग की हैं, 1 हैफर्ड की और 3 प्राइवेट चीनी मिलें स्थापित हैं। हरियाणा सिविल सर्विस रूल्स 2008 को किस नाम से जाना जाएगा? तो ये जाना जाएगा हरियाणा सिविल सर्विसेज अमेंडमेंट्स रूल 2020। हरियाणा सिविल सर्विसेज अमेंडमेंट्स रूल 2008 में संशोधन किया गया है। इसके बाद अब इसे हरियाणा सिविल सर्विसेज अमेंडमेंट्स रूल्स 2020 के नाम से जाना जाएगा। नए नियमों के मुताबिक राज्य सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम्स में 100 नंबर के 2 ऑब्जेक्टिव्स टाइप पेपर होंगे।
दोनों की अवधि 2-2 घंटे की होगी और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/4 अंक काटा जाएगा। नए नियमों के अनुसार हरियाणा सिविल सर्विसेज के पहले पेपर में जनरल स्टडी से संबंधित पूछे जाएंगे, जबकि दूसरे पेपर में कंप्रीहेंशन, इंटरनल पर्सनल स्किल व कम्युनिकेशन स्किल आदि से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाएंगे। परीक्षा क्वालिफाई करने के लिए दूसरे पेपर में कम से कम 33% अंक लाने जरूरी होंगे। हाल ही में किस जिले में टीन एज पॉलिसी विंग स्थापित करने का फैसला लिया गया है? तो ये लिया गया है फरीदाबाद में। इसके बाद है हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा पहली बार प्रमाण पत्र व रिजल्ट को किस प्रकार सुरक्षित रखा जाएगा? तो ये रखा जाएगा डिजिटली लॉकर के द्वारा। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने पहली बार प्रमाण पत्र व रिजल्ट को डिजिटली सुरक्षित रखने का फैसला लिया है, ताकि अगली परीक्षा में प्रवेश लेने के लिए विद्यार्थियों को किसी परेशानी का सामना न करना पड़े। शिक्षा मंत्री कंवर पाल के द्वारा यह जानकारी दी गई है। हरियाणा की किस अदालत में हिंदी भाषा में पहला केस शुरू किया गया है? तो यही शुरू किया गया है जगाधरी अदालत में। अधिवक्ता राव रियाज अहमद ने हिंदी भाषा में प्रदेश का पहला केस JMIC संजीव काजला की कोर्ट में दाखिल किया है। राय रियाज अहमद ने कहा है कि इससे हमारी मातृभाषा को सम्मान मिलेगा। अधिकतर लोग अंग्रेजी नहीं समझ पाते हैं, ऐसे में उन्हें अपने केस से संबंधित कोई भी बात समझने के लिए अधिवक्ता से पूछना पड़ता है। यदि हिंदी में केस दाखिल होंगे तो आसानी से हम बातों को समझ सकेंगे और कहीं कमी रह गई है तो उसको भी हम अधिवक्ता से बातचीत करके दूर कर सकते हैं। तो ये थे आज के हरियाणा के करंट अफेयर। अब हम देख लेते हैं कल का क्वेश्चन। कल हमने आपसे पूछा था हरियाणा में नानोल की किस बेटी ने विश्व बैंक में अर्थशास्त्री का पदभार संभाला है? तो बहुत सारे स्टूडेंट ने बिल्कुल सही आंसर दिया था। इसका राइट आंसर है डॉक्टर S अनुकृति ने। 2 नंबर इसका राइट आंसर है। इन्हें वर्ल्ड इकोनॉमिक सोसाइटीज़ का प्रथम यंग रिसर्च अवार्ड भी प्राप्त हुआ है। लगभग 20 देशों की यह यात्रा भी कर चुकी हैं। अनुकृति डेवलपमेंट्स इकोनॉमिक्स की विशेषज्ञ भी रह चुकी हैं। वर्ष 2018 में डॉक्टर ऑफ महेंद्रगढ़ नाम से बनी वीडियो फिल्म में भी इनका जीवन परिचय शामिल किया गया था। तो चलिए अब हम देख लेते हैं आज का क्वेश्चन। आज का क्वेश्चन है केंद्र सरकार के द्वारा लघु उद्योगों को शुरू करने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है। आपको जो राइट आंसर है वो हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। कल की वीडियो में आपको इसका जवाब मिल जाएगा। दोस्तों हमारी ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप यूट्यूब के अलावा हमारे व्हाट्सअप, फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, वेबसाइट, इंस्टाग्राम या फिर हमारे ऐप के थ्रू हमसे जुड़ना चाहते हैं तो इन सब का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आपको जो भी माध्यम अच्छा लगता है आप उसके थ्रू हमसे जुड़ सकते हैं और जीके कंटिन्यू प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हमारी वीडियो ख़त्म होती है। कल जल्दी मिलेंगे ऐसी ही कोई नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।